हेलो दोस्तों, मैं सोनाली गुप्ता आज आई हूँ आपके लिए कंटिन्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड का सिटीजनशिप पढ़ेंगे आज। चलिए आज हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तब सब हमारे संविधान में नागरिकता से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या थे। बट आपको एक बात बता दूँ, जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये उसी टाइम के हैं जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तब उस समय उसके अकॉर्डिंग हमारे सिटीजनशिप्स के रूल्स रेगुलेशंस वो सब प्रावधान बनाए गए थे। बट अभी करेंटली सिनेरियो में देखा जाए तो इनके लिए अलग से प्रोविज़न एक्ट बन चुका है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये जितने भी आर्टिकल्स के रूल्स हैं वो अब अप्लाई नहीं होते, बट ये उस टाइम पे अप्लाई होते थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सिटीजनशिप का सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिटीजनशिप के बारे में वही मैं जब आपको कहा था कि जब हमारा कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा जब संविधान का स्टार्टिंग था तभी ये उसी की सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है। तब हमारे देश में नागरिक किसे क्या कहा जाता था। एट द, इसके आगे पढ़ते हैं, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, एवरी पर्सन, हर एक वो इंसान, who has his domicile in the territory of India। और डोमिसाइल का मीनिंग होता है जो व्यक्ति जहाँ का निवासी हो। व्यक्ति कहाँ का निवासी है उसे डोमिसाइल कहते हैं। तो यहाँ क्या दिया है? who has his डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इंडिया के क्षेत्र में रहवासी हो वो इस देश का नागरिक होता है। ठीक है, बट उसके कुछ रूल और आगे उसके सब पार्ट्स हैं। ए पॉइंट पढ़िए, हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब वो इंडिया के क्षेत्र में पैदा हुआ हो। सेकेंड पॉइंट है बी, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर उसके पेरेंट्स इस इंडिया के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए हो। सॉरी, who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement। जब हमारा संविधान बना था तब अगर ये दो कंडीशंस नहीं होती है तो थर्ड सी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा देश अगर इंडिया के कमेंसमेंट के टाइम पे जब हमारा संविधान बना था तब उस समय 5 years वो रहा होगा तो शैल बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो वो इस देश का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बताता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसका मतलब है हम उनके राइट के बारे में बात कर रहे हैं जो पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डायग्राम देके एक चीज़ समझाना पसंद करूँगी। आप समझिए, जस्ट लाइक ये हमारा पहले भारत पूरा हिंदुस्तान था जब हमारे देश का डिवीज़न नहीं हुआ था। ठीक है, तभी हमारा पूरा भारत पूरा हिंदुस्तान था। जब हमारा डिवीज़न हो गया तब ये बन गया पाकिस्तान और ये बन गया हिंदुस्तान, मीन्स इंडिया, मीन्स भारत। ठीक है, तब उस टाइम पे सबको ऑफ़र कर दिए थे कि जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रह सकता है, जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रह सकता है। पर उस समय इस देश में सभी लोग तो रहते थे, हाँ सब लोग रहते थे, सब एक ही देश के माने जाते थे। बट आफ्टर डिवीज़न वो डिवीज़न हो गया था जब वो पाकिस्तान में चले गए और कुछ लोग इंडिया में आ गए। ठीक है, पर हमारे इस आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो पर्सन जब संविधान बनाया गया था तब ये रूल्स बनाए गए थे, ये आर्टिकल बनाया गया था कि जो माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पर्सन जो कमेंसमेंट के बाद पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहा है मतलब आ रहा है, तो उसके सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या रूल्स होंगे।
ठीक है, तो हम देखते हैं इसके क्या होंगे, इसके रूल्स। राइट्स क्या होंगे, सॉरी मैं रूल्स बोल रही, राइट्स होते हैं। राइट क्या होंगे उस समय, तो इसमें आगे दिया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल, जो आर्टिकल में है उसके साथ अ पर्सन, उसके होने के बाद भी ना अ पर्सन, वो पर्सन who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan, जो पाकिस्तान, जो अभी जो क्षेत्र पाकिस्तान में है उस क्षेत्र से इंडिया के क्षेत्र में आता है, shall be deemed to be citizen of India, उसे सिटीज़न ऑफ इंडिया माना जाएगा एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे माना जाएगा। उसके कुछ रूल्स है, अगर वो ही मतलब अगर वो और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, अगर उसके पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हो, वॉज बॉर्न इन इंडिया, वो अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं एज डिफाइन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं वो, तो वो इंडिया का सिटीज़न ऑफ इंडिया माना जाएगा। ये डिफ़ाइन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं उसका बी पॉइंट क्या कहता है। हमने ए पॉइंट तो पढ़ दिए कि अगर वो या फिर उसके पापा मम्मी या फिर उसके दादा दादी, नाना नानी वो इंडिया में बॉर्न हुए हो तो वो इंडिया का सिटीज़नशिप माना जाए, उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मानी जाएगी। ठीक है, आगे पॉइंट दिया है बी का फर्स्ट पॉइंट, मतलब इसी का सब पार्ट्स है, इसी की मतलब ये कंडीशंस और अप्लाई होती है। ठीक है, बट आप और समझिए उसका बी पॉइंट क्या समझ में आता है। बी का फर्स्ट पॉइंट है, इन द केस, इस केस के अकॉर्डिंग, वेयर सच पर्सन, वो पर्सन सो माइग्रेट बिफोर द 19th day of जुलाई 1948, अगर वो पर्सन, उसके मम्मी पापा या फिर उसके दादा दादी माइग्रेट बिफोर द 19th day of जुलाई 1945, मतलब 19 जुलाई 1948 के पहले ही हैज़ बिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया में रेसिडेंट करते हैं तो उसे इस देश का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ सो माइग्रेट ऑन और आफ्टर द 19th day of जुलाई 1948, अगर वो पर्सन, वो उसके दादा दादी, उसके पेरेंट्स 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में माइग्रेट होते हैं तो ऐसे पर्सन को ही हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट of the dominions of India on an application made by him therefore such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government, मतलब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब वो इंडिया का सिटीजनशिप मान सकता है या ले सकता है। ओके, अब देखिए इसके प्रोविज़ो में क्या दिया है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड, और यहाँ पे एक चीज़ प्रोविज़न ये दिया है कि कोई भी पर्सन वो रजिस्टर्ड नहीं कर सकता अनलेस ही हैज़ बिन रेसिडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months, अगर वो रजिस्ट्रेशन के पहले या कम से कम पहले 6 month तक इंडिया में रेसिडेंट नहीं करता है, इंडिया में नहीं रहता है, तो वो ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है इमीडिएट। ठीक है, मेरे प्रोसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन कराने के इमीडिएट मतलब के 6 month पहले तक ही, एटलीस्ट 6 month इंडिया में वो इंडिया के क्षेत्र में वो रेसिडेंट रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा आर्टिकल 7 कहता है, हमारा आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान। अब ये रूल्स हमने पढ़ा था कि जब पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आ रहे हैं, अब हम आर्टिकल 7 में पढ़ रहे हैं राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं। ठीक है, जब हमारा
डिवीज़न हुआ था तो सबको पता है कि पहले पाकिस्तान अलग हो गया था, इंडिया अलग हो गया था। तो जिन लोगों को पाकिस्तान में रहना था वो पाकिस्तान में रहते थे, और जिनको इंडिया में रहना वो इंडिया में रह सकते थे। उस टाइम पे आपको सभी को पता है कि डिवीज़न के टाइम पे क्या हुआ। नहीं तो हमने कुछ मूवीज़ भी देखी है जिसके बारे में समझ में भी आता है। तो अब देखिए इसमें जो पाकिस्तान जाने वाले हैं उनके रूल्स क्या हैं, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6, ठीक है। ये 5 और 6 के होने के बाद, आर्टिकल 5 और 6 के होने के बाद भी ये आता है कि अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, वह पर्सन जो 1 मार्च 1947 के बाद migrate from territory of India to the territory now included in Pakistan shall be not deemed to be सिटीज़न ऑफ इंडिया। जिस पर्सन ने 1 डे ऑफ मार्च मतलब 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट हुआ है, वो इंडिया का सिटीज़नशिप नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझिए आप। आगे प्रोविज़ो में क्या दिया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द आर्टिकल शेल अप्लाई टू ए पर्सन हु आफ्टर हैविंग टू माइग्रेट। ये प्रोविज़ो उसके बारे में बताता है जो पर्सन ऑलरेडी माइग्रेट हो गया है, माइग्रेट होने के बाद आफ्टर हैविंग माइग्रेट टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में आज है, अब है, वो हैज़ रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर वो रिटर्न आना चाहता है इंडिया के अंडर द परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, अगर वहाँ से परमिशन लेके आए कि मैं इंडिया में जाके रीसेटलमेंट में वहीं रहूँगा और परमानेंट रिटर्न इशू मतलब मैं वहीं रहूँगा बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ एंड एवरी सच पर्सन शेल फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लॉज बी, वो क्लॉज बी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। क्लॉज बी में हमने क्या पढ़े थे, आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया का सिटीज़नशिप चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी है कि अगर वो रिटर्न आता है तो वो इस रूल्स के अकॉर्डिंग माना जाएगा। ठीक है, have migrated to territory of India after the 19th day of July 1940, मतलब रूल आर्टिकल 6 सेक्शन बी का सेकेंड क्लॉज के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। राइट, दूसरा आर्टिकल है नेक्स्ट, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया। अब ये किसके बारे में बता रहा है, ये बोल रहा है जो इंडिया के हैं, मतलब इंडियन सिटीजनशिप है पर वो रहते आउटसाइड है, मीन्स NRI, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जो किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, जो आर्टिकल 5 के मतलब आर्टिकल 5 के साथ साथ उसके साथ होने के साथ साथ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India, वो या फिर उसके पापा मम्मी या फिर उसके दादा दादी जो बॉर्न हुए इंडिया में एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 मदर एक्ट के अकॉर्डिंग एज ऑर्डिनरी इलेक्टेड एंड हु इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री, मदर और वो किसी और कंट्री में और आउटसाइड इंडिया इज सो डिफाइंड शेल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया if he has been registered as a citizen of India by the employment, मतलब वो या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके दादा दादी जो इंडिया में रहते थे, जो इंडिया में पैदा हुए थे, बट वो करेंटली इस देश के बाहर रहते हैं, पर वो भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं किसके थ्रू, डिप्लोमेटिक ऑफ consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India
ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जितनी भी डिप्लोमेटिक काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या शो करता है? पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। ठीक है, इसका मतलब होता है जब कोई पर्सन अपनी इच्छा के अनुसार किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसके बारे में क्या राइट्स दिए हैं? नो पर्सन शेल बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर ऐसा पर्सन जो अपनी वॉलेंटरी, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सिटीजनशिप फॉरेन कंट्रीज़ में ले लेता है, वो इस देश का नागरिक नहीं माना जा सकता है। इट मीन्स सिंगल सिटीजनशिप ही होती है किसी पर्सन के पास। मैं आगे पर इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की, कोई भी कंट्रीज़ की अगर उन्हें सिटीजनशिप ले ली, तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 के रहते हुए भी वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं ले सकता। सिंगल सिटीजनशिप का ही आधार है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। अब हमारे जिनके पास ऑलरेडी इंडिया की सिटीजनशिप है, उनकी राइट्स के बारे में क्या दिया है? एवरी पर्सन, हर एक वो पर्सन हु इज़ और इज़ डीम्ड टू बी सिटीज़न, वो इंडिया का सिटीज़न है, और अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न ऑफ द पार्ट, अगर कोई भी पार्ट्स आते हैं, कोई भी फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस आते हैं, शैल सब्जेक्ट टू बी प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ, मतलब कोई भी लॉज आते हैं दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई भी रूल्स बनाते हैं, तब भी वो अगर इंडिया का पहले से उसको इंडियन की सिटीजनशिप है, तो भी उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। हाँ, भारतीय नागरिक बने रहने की कोई भी चेंजेस नहीं होंगे पार्लियामेंट में। ओके, उसके बाद आर्टिकल 11 आता है, ये बताता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ऑफ कोर्स है, हमारे जितने भी सिटीजनशिप के रूल्स रेगुलेशन राइट्स, इनके बारे में सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो इसमें वही चीज़ दी है कि नथिंग इन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द पार्ट शैल डिरोगेट from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। पार्लियामेंट के पास इतना राइट है कि उसके पास इतना पावर है कि वो किसी की भी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकती है और किसी की भी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है, और एनी अदर रिलेटिंग पावर ऑफ सिटीजनशिप, तो वो डिसाइडेड कौन करता है? पार्लियामेंट। ओके, ये हमने आज पढ़ा है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो आप अपने पास, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप प्लीज़ अपने पास बेहरक रखिए, और जितना मैं आपको समझा पा रही, जितने मैं नोट्स या फिर जो भी आपको कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसे अंडरलाइन कीजिए, मे भी आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।